हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने। फ्रांसीसी क्रांति के कारण। आज हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, उस क्रांति के कारण क्या थे। देखिए, मैंने फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड 2-3 वीडियो बना दी हैं इससे पहले, लेकिन मैंने देखा कि कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इस पर वीडियो बनाओ। इसलिए मैंने जो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण वाली एक नई वीडियो फिर से बना दी है। इसमें आप सिर्फ ये जानेंगे कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसके कारण क्या थे। देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि फ्रांस का समाज उस समय कितने भागों में विभाजित था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो थी 1789 ईस्वी में हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। उस समय वहाँ का शासक था फ्रांस का लुई 16वां। इसके शासनकाल में क्रांति हुई थी। इस क्रांति के कारण जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि फ्रांस का समाज उस समय कितने भागों में विभाजित था। मतलब जो फ्रांसीसी समाज था उस समय कितने भागों में विभाजित था, ये जानना जरूरी है। लुई 16वें के शासनकाल के समय फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, अर्थात 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 एस्टेट्स में, ठीक है, 3 एस्टेट्स में 3 वर्गों में या 3 भागों में विभाजित हुआ था। तो वो 3 भाग कौन कौन से थे। नंबर 1 है प्रथम एस्टेट। प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग जो चर्च के प्रमुख हुआ करते थे। प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग जो चर्च के प्रमुख हुआ करते थे। द्वितीय एस्टेट सामंत या कुलीन वर्ग जिनके अधिकार में भूमि होती थी। देखिए, चर्च जैसे यहाँ पे इंडिया में जैसे मंदिर हुआ करते हैं, मस्जिद मंदिर होते हैं, तो वहाँ पे क्या था, चर्च था एक धार्मिक स्थल। ठीक है, एक धार्मिक स्थल था। इसके जो अधिकारी थे इस चर्च के अंदर, जितने भी लोग काम करते थे, वो प्रथम एस्टेट के लोग थे जिनको पादरी कहा जाता था। ठीक है, पादरी वर्ग के लोग थे जो चर्च के प्रमुख थे। नंबर 2 देखिए, सामंती या कुलीन वर्ग जिनके अधिकार में भूमि होती थी। सामंती या कुलीन वर्ग के जो लोग थे, द्वितीय एस्टेट के लोग थे, इनके अधिकार में भूमि होती थी। मतलब राजा के द्वारा इनको भूमि दी जाती थी और इस भूमि पर इनका अधिकार होता था। ये अपने तरीके से इस भूमि पर जो है अन्य लोगों से कार्य करवाया करते थे। ठीक है, नंबर 3 देखिए, तृतीय एस्टेट किसान मजदूर और मध्यम वर्ग। किसान मजदूर, ठीक है, तृतीय स्टेट में कौन कौन थे, किसान मजदूर और मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, इंजीनियर, व्यवसायी, जितने भी होते हैं व्यापारी लोग, ये जो थे मध्यम वर्ग के लोग थे, तृतीय स्टेट में आते थे। ठीक है, ये मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर, ये तृतीय स्टेट में आते थे। और द्वितीय एस्टेट के लोग थे सामंत या कुलीन वर्ग जिनका अधिकार में भूमि होती थी। और प्रथम एस्टेट के लोग जो चर्च के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, फ्रांस का शासक और प्रथम तथा द्वितीय एस्टेट के लोग तृतीय एस्टेट के लोगों पर अत्याचार किया करते थे, जिससे परेशान होकर तृतीय एस्टेट के लोग क्रांति करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां था, वो एक निरंकुश शासक था। ठीक है, स्वेच्छाचारी शासक था जो अपने मनमाने ढंग से वहाँ पर शासन करता था। और जो प्रथम तथा द्वितीय एस्टेट के लोग थे, इनके द्वारा और फ्रांस के शासक के द्वारा जो तृतीय एस्टेट के लोग हैं, किसान मजदूर और मध्यम वर्ग, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। ठीक है, इसलिए तृतीय एस्टेट के लोग जो है मजबूर होकर क्रांति करते हैं। क्योंकि जो द्वितीय एस्टेट के लोग थे, द्वितीय और प्रथम और एस्टेट के जो लोग थे, उनको विशेषाधिकार कुछ दिए हुए थे राजा ने। ठीक है, उनको उच्च उच्च दर्जा जो है उनको दिया गया था, लेकिन तृतीय एस्टेट के लोगों को ऐसा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए जो तृतीय एस्टेट के लोग हैं वो बाद में रुष्ट होकर के क्रांति करते हैं। इस क्रांति के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, कई सारे कारण थे जो फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन जो मेन थे वो हम जानेंगे। लुई 16वें का निरंकुश शासन। नंबर 1 है लुई 16वें का निरंकुश शासन। लुई 16वां एक अयोग्य और निरंकुश शासक था जो स्वेच्छा से अपना शासन चलाता था। अतः उसकी स्वेच्छाचारिता से फ्रांस की जो आम जनता थी बहुत परेशान थी। इसलिए तृतीय एस्टेट के लोग क्रांति करते हैं। देखिए, जो लुई 16वां था निरंकुश शासक था, वो अपने मनमाने ढंग से जो शासन चलाता था। ठीक है, अपने मनमाने ढंग से शासन चलाता था। उसकी स्वेच्छाचारिता जो थी, मतलब जो उसका मनमाना जो ढंग था, उसका मनमाने ढंग से चलाने का, शासन चलाने का जो तरीका था, वो उससे जो है जो आम जनता थी वहाँ की, मतलब तृतीय एस्टेट के जो लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार होता था, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और क्रांति करते हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न था फ्रांसीसी क्रांति का। प्रमुख रीज़न यही था फ्रांसीसी क्रांति का कि वहाँ का जो शासक था वो निरंकुश था।
नंबर 2 देखिए फ्रांस की आर्थिक स्थिति। फ्रांसीसी क्रांति के लिए फ्रांस की आर्थिक स्थिति भी जिम्मेदार है। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के लिए फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी, ठीक है, वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें फ्रांस की आर्थिक स्थिति उस समय जो है उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि फ्रांस के ने अमेरिका के उपनिवेशों को ब्रिटेन के शासन से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, जिसमें फ्रांस को लगभग 10 अरब लिब्रे से भी ज़्यादा धन खर्च करना पड़ा, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। देखिए आपको पता होगा, जिस तरह से भारत जो है इंग्लैंड का गुलाम था, उपनिवेश था पहले, उसी तरीके से जो अमेरिका था वो भी इंग्लैंड का गुलाम रहा है पहले। तो जो फ्रांस था उसने अमेरिका के कई सारे उपनिवेशों को आज़ाद कराने में अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद की थी। इसलिए उस समय जो है इससे जो है फ्रांस को बहुत घाटा होता है। 10 अरब लिब्रे से भी ज़्यादा उसने धन खर्च कर दिया था। उस समय फ्रांस की जो मुद्रा थी उसका नाम लिब्रे था, ठीक है, लिब्रे था, लेकिन अब इस मुद्रा को समाप्त कर दिया। तो 10 अरब लिब्रे से भी ज़्यादा धन खर्च हुआ था फ्रांस का जो अमेरिका के उपनिवेश थे उनको आज़ाद कराने में। तो फ्रांस की स्थिति इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, ये भी एक कारण बनता है फ्रांसीसी क्रांति का, ठीक है। नंबर 3 देखिए फ्रांस के राजकोष में गिरावट या खोखलापन। फ्रांस का जो राजकोष था उसमें गिरावट या खोखलापन। फ्रांस के राजकोष में खोखलापन आ जाना भी फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि लुई सोल्वे की पत्नी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, जिससे राजकोष में खोखलापन आ जाता था। देखिए फ्रांस के शासक लुई सोल्वे के ऊपर उसकी पत्नी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, दुनिया मतलब फालतू की चीज़ों में जो है पैसा बर्बाद करना उसकी एक आदत थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसकी फिजूल खर्ची के कारण जो है राजकोष जो था एक राजा हर किसी राज्य के में जो है पहले से राजकोष होता था, जो जनता के कल्याण के लिए होता था, अर्थात जो राज्य का कल्याण है उसके लिए राजकोष में धन होता था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी। फ्रांस के शासक की जो पत्नी थी लुई सोल्वे की, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, जिससे राजकोष में खोखलापन आ जाता था। इस खोखलेपन को दूर करने के लिए फ्रांस का शासक तृतीय एस्टेट के लोगों पर कर लगाया करता था, जबकि प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग इस कर से मुक्त होते थे, जिससे तृतीय एस्टेट के लोगों में नाराजगी बढ़ने लगती है और जो बाद में क्रांति का कारण बनती है। देखिए फ्रांस के शासक ने कर लगाया, लेकिन सिर्फ तृतीय एस्टेट के लोगों पर, प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोगों को जो है इस कर से मुक्ति उसने दी थी, ठीक है। नंबर 4 देखिए पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को प्राप्त विशेषाधिकार। पादरी और कुलीन वर्ग मतलब प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोगों को कुछ विशेषाधिकार उसने दिए हुए थे। फ्रांस के शासक लुई सोल्वे ने प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए हुए थे, लेकिन तृतीय एस्टेट के लोगों को इन विशेष अधिकारों से वंचित रखा गया। तृतीय एस्टेट के लोगों को किसी भी सरकारी पद पर नहीं रखा जाता था। ऐसे कार्यों के लिए पादरी और कुलीन वर्ग के लोग ही चुने जाते थे, ठीक है। देखिए जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे, प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग, इनको फ्रांस के जो शासक ने जो है कुछ विशेषाधिकार दिए हुए थे, ठीक है, जैसे सरकारी पदों पर जो है इनको ही लिया जाता था, और तृतीय एस्टेट के लोगों से को जो है इन सब से वंचित रखा जाता था। मतलब तृतीय एस्टेट के लोगों को किसी भी सरकारी जो उच्च पद होते थे उन पर जो है उन पर जो है नहीं चयन चयन होता था उनका, ठीक है, उच्च पदों के लिए उनको नहीं चुना जाता था। इसलिए जो द्वितीय और प्रथम एस्टेट के लोग हैं, इन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा विशेषाधिकार उसने दिए हुए थे, और तृतीय एस्टेट के लोगों को विशेषाधिकारों से मुक्त रखा गया था। इसलिए जो है तृतीय एस्टेट के लोग जो है क्रांति करते हैं, ठीक है, ये भी एक रीज़न था। 5 देखिए मजदूरों और किसानों का शोषण। उस समय मजदूरों और किसानों का शोषण किया जाता था। किसानों और मजदूरों से दिन भर खेतों में काम कराया जाता था और उन्हें बाद में मनचाहे ढंग से मजदूरी दी जाती थी। किसान और मजदूर अर्थात तृतीय एस्टेट के लोग ऐसे अत्याचारों को सहन नहीं कर पाते, जिससे परेशान होकर तृतीय एस्टेट के लोग क्रांति करने पर मजबूर हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए फ्रांस के शासक का निरंकुश होना, फ्रांस की आर्थिक स्थिति, राजकोष का खोखलापन तथा मजदूरों का शोषण जैसे कई कारक उत्तरदायी थे। देखिए किसानों और मजदूरों का भी उस समय जो है शोषण होता था,
किसानों और मजदूरों से दिन भर खेतों में काम कराया जाता था और उन्हें बाद में जो कुलीन वर्ग के लोग थे जिनके अधिकार में भूमि होती होती थी, ये लोग क्या करते थे, पहले किसानों और मजदूरों से, जो तृतीय एस्टेट के लोग थे, इनसे मजदूरी करवाया करते थे और उन्हें बाद में अपने मनचाहे ढंग से जो है मजदूरी दिया करते थे। इस तरह से जो है उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। किसान और मजदूर जो तृतीय एस्टेट के लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। इसलिए ये लोग परेशान होकर के बाद में जो है क्रांति करते हैं। देखिए जो लुई 16वां था फ्रांस का शासक, इसने जो है प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उच्च पद था उनका, तो उनको बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार इसने दिए हुए थे। ठीक है, जिनका फ़ायदा उठाकर वे जो है प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग तृतीय एस्टेट के लोगों पर अत्याचार किया करते थे। देखिए, तृतीय एस्टेट के लोगों पर फ्रांस के शासक के द्वारा भी अत्याचार होता था, लुई 16वें के द्वारा भी, और प्रथम तथा द्वितीय एस्टेट के लोगों के द्वारा भी इनके ऊपर अत्याचार होता था। इससे रुष्ट होकर के, परेशान होकर के तृतीय एस्टेट के लोग, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग जो है बाद में क्रांति करते हैं। ठीक है, ये मेन रीज़न था फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित मैंने वीडियोस पहले भी बनाई हैं, 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हुई है। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के कारण मैंने कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इस पर एक अलग से वीडियो बना दीजिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति के कारण इसमें आपको समझाए हैं। ठीक है, और कोई कारण नहीं थे फ्रांसीसी क्रांति, उसमें का जो शासक था लुई 16वां था, एक निरंकुश शासक था। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ जानने की वो नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।